हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारद्वाज सिविल सर्विसेज। भारद्वाज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना संविधान का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल। ओके, देखिए ये रहा प्रस्तावना। आप सभी को मैं कहता हूं कि एक बार अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो सब प्रस्तावना को एक बार पढ़िए, प्रस्तावना को याद कर लीजिए। कितना 8-10 लाइन का है, यानी 10-12 लाइन का होगा, ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका, यानी सारांश, समरी। यानी आप यूँ समझिए कि आपको एक इतना मोटा बुक दे दिया जाए 1000 पेज का, और आपके पास टाइम कम हो कि हाँ कि आप, और आपको कोई बुक दे दे, बोले कि आपको इसको पढ़ना है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पढ़ सके, तो क्या होता है कि हर एक बुक के स्टार्टिंग में 1 या 2 पेज में क्या होता है, उसकी भूमिका लिखी होती है, और वो भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस भूमिका से हमें आइडिया लग पाता है कि आगे बुक में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सेम यही है प्रस्तावना जो है संविधान का। इस प्रस्तावना में भी यही है, यानी ये संविधान की भूमिका है, यानी समरी है। आप प्रस्तावना को पढ़ के, यानी इसका एक अलग नाम भी है उद्देशिका, यानी प्रस्तावना का उद्देश्य आप समझ सकते हैं, और उद्देशिका इसका नाम क्यों है सो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब 100% की बात तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन और कोई नहीं कर सकता, मैं क्या कोई नहीं कर सकता, बट इतनी गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक बार लेक्चर देखिए और आप PDF डिस्क्रिप्शन से निकाल के डाउनलोड कीजिए उसको, और उसको एक बार पढ़ के देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। मुझे लगता है कि आप 90% प्लस क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, और 10% जो बच जाता है आपका, वो आपको मिल जाएंगे करेंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रीएम्बल, ये रहा प्रीएम्बल। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, आप देखना कैसे। सबसे पहले अमेरिकी संविधान, पहला संविधान जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई है। तो मैं आपको यूँ बता दूं कि अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को लाया था, यानी लॉन्च किया था। प्रस्तावना जब अमेरिका के संविधान में जब देखा गया, उसके बाद कई सारे देशों ने क्या किया कि प्रस्तावना को अपने संविधान में ऐड किया। उसमें से एक भारत भी था, और भारत के संविधान में भी प्रस्तावना लिखी हुई है। अब होता क्या है, 13 दिसंबर 1946 को PT नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसके लिए इस उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव के लिए इसका नाम उद्देशिका पड़ गया, और उसके बाद से इसको प्रस्तावना कहिए, प्रीएम्बल कहिए या उद्देशिका कहिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि PT नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया, यानी एक समरी पेश किया संविधान का कि हाँ हमारा संविधान का स्ट्रक्चर, यानी हमारे संविधान की जो भावना है यह इस पे डिपेंड होगी और इसको हम आधार मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका को अपना लिया गया। ठीक है, और बाद में कब अंगीकृत होता है, यानी 26 नवंबर 1949 को। आप यूँ प्रस्तावना को एक बार पढ़िए, नीचे से देखिए इसमें लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे थे ये देखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि PT नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया जाता है, और उसको एक बेस मानकर संविधान का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट अपन देखते हैं। इसमें क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आज आपको जैसा प्रस्तावना दिखता है वैसा
पहले नहीं था। जब संविधान बना जब प्रस्तावना बना और प्रस्तावना को ऐड किया गया था, उस समय यह 3 वर्ड जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हमें देखने को मिलता है प्रस्तावना में, ये नहीं था। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आपको, और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह हैं वो सब अपन देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये होता कब है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में होता है, और उसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जाता है, और आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और उसमें यही 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इससे एक क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या हुआ कि अब की बार 2021 में एक क्वेश्चन आया जिसमें यह प्रीएम्बल अगर आप पढ़े होते, ठीक है, तो बढ़िया से, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कैसा था। यानी भारत के संविधान में तो प्रस्तावना भी 26 नवंबर 1949 को ऐड हो गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को कह रहा है। ठीक है, तो इसने एक जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अब देखिए हमने जो पीछे पढ़ा, ये इधर देखिए एक बार, ये जो हमने देखा, यानी ये वाला एक मिनट, ठीक है, यहाँ हमने जो देखा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जो हमने देखा, ये कब जुड़ा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, और वो पूछ कब रहा है, 1950 की बात। ठीक है, तो अपन इधर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है। अब देखो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जुड़ा, 1976 में। ठीक है, इसमें भी देखो एक पंथ निरपेक्ष वर्ड आ रहा है, ये कब जुड़ा है, 1976 में जुड़ा है, ये 1950 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए हम बी पे चलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले से थी ही, ठीक है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी ऐड था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अगर ये नहीं होता, अगर सेकंड वाला नहीं होता तो ये सही होता, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए एक मिनट, ये देखिए, हम भारत को लोग, भारत को संपूर्ण, एक मिनट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही वाली बात है, देखिए यहाँ। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, और यही लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अब देख लीजिए, तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो बात क्या है ना कि यूपीएससी या पीसीएस आपको यूं डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर नहीं दे देगा। ठीक है, आप जब कंटेंट पढ़े हैं तो आपको उसको रियलाइज करना है कि ये कंटेंट हमारा कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, इसने प्रस्तावना का नाम लिया, नहीं लिया ना, लेकिन जिसने प्रस्तावना पढ़ा है वो तो कर लिया होगा, और आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। आपको जितना टफ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इन मार्केट में जो टेस्ट सीरीज वगैरह मिलते हैं अलग अलग कोचिंगों के, तो उतने क्वेश्चन टफ यूपीएससी नहीं पूछती, और उतना टफ क्वेश्चन, जितना टफ क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल जाता है पीसीएस का, उतना टफ क्वेश्चन पीसीएस नहीं पूछता। या तो उतना टफ नहीं पूछेगा या उतना इजी नहीं पूछेगा। ये लोग क्या करते हैं, यानी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस पूछता है, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो या तो उसका लेवल टफ कर देंगे या ईजी कर देंगे। ईजी कर देते हैं तो होता क्या है कि लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और लोग सोचता क्या, अरे यार मेरा तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उनका हो नहीं पाता। लेकिन टफ बनाने वाले क्या होता है कि उनका ना मोरल डाउन हो जाता है स्टूडेंटों का। अब क्या करते हैं ये अपने क्लासेज में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे, मतलब होता नहीं जैसे कि दुनिया के 7 अजूबा, ऐसे बात ले आकर आपके सामने पटक देंगे, ठीक है, और वो अपने टेस्ट सीरीज में वैसे 2-4 बातें उसने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो तो पता है सिर्फ किसको, वो पता है सिर्फ उसके स्टूडेंट को, लेकिन अदर लोग, अदर स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को करता है तो पता भी है कि वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, और उससे क्या होता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी कोचिंग क्लासेस का टेस्ट सीरीज ना देखते हुए सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन उठाइए। जरूरी नहीं है कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप अगर यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो आप
दूसरे पीसीएस का उठाइए क्वेश्चन और देखिए उस सब्जेक्ट से मिलेगा आपको। अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र में सबका समरी है, आप वहाँ से क्वेश्चन करके देखिए कि बनता है या नहीं। क्वेश्चन करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर देखो अभी आपने पढ़ा, अभी तुरंत आपने क्वेश्चन अगर कर लिया ना तो इसका फ़ायदा आपको होगा। फ़ायदा क्या होगा आपको कि तुरंत क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं। जब अपने आप को संतुष्टि मिल जाती है ना, अगर अपने आप को सेटिस्फैक्शन जब मिल जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि पढ़ने में भी मज़ा आता है। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद तो पढ़ने में मज़ा आएगा ना कि ठीक है पढ़ लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाइए, आप एक बार वहाँ से यानी या तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर उनका क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए या घटना चक्र ले लीजिए, अलग अलग पीसीएस का आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद क्वेश्चन करके देखो यार, अगर नहीं होता है तो फिर बताओ ना कि हाँ क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने पढ़ाया और नहीं हुआ, ठीक है। अगर होता है बाद में नहीं होता है तो उसकी गारंटी अपनी नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, ये भी उतना ही तय है, ठीक है। लेकिन मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, तो अपन क्या देख रहे थे इसमें, ये क्या है, तो ये तो हमने देख लिया, एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया है यहाँ से। संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य समाहित हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अरे संविधान में आपको जो भी मिलेगा, जैसे कि आप देख लेना कि संसद, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जितने मिल रहे हैं ना, उनका अगर एक फोकस एरिया देखो तो उनका फोकस एरिया यानी केंद्र बिंदु जो है ना वो प्रियम्बल ही है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं क्या है, तो ये तो फैक्चुअल बातें हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ इसमें क्या है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य समाहित है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी आपको एक दो ये डाल देगा, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि इस नोट्स में आपको सिर्फ वही बातें मिलेंगी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अलग की कोई बातें मिलेंगी नहीं। अगर अलग की कोई बातें देखनी हो तो आपको टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, या बहुत सारे टीचर के वीडियो हैं, आप देखिए, टाइम पास करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन, ठीक है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही प्रतिबंधित करती है। हमने एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन देखा था कि उसमें क्या था कि ऐसे ही एक ऑप्शन था कि प्रस्तावना विधायिका के शक्ति का स्रोत है या संसद के कानून बनाने की शक्ति का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही प्रतिबंधित करती है। आपको भी पता है कि प्रस्तावना, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका है, एक समरी है संविधान का, लेकिन वो विधायिका को शक्ति नहीं देती है। शक्ति विधायिका को कहाँ से मिलती है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, यहीं पे देखते हैं। उसके बाद न तो ये बाध्य योग्य है और न ही लागू किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। यानी आप यानी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर पहुंच जाइए, या मतलब पीआईएल तो चलिए एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, लेकिन आप यूँ देखिए कि आप कोई भी केस, या आप जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जी आप ऐसा करो कि न्याय मतलब प्रियम्बल को फोर्सेबल बना दो, या प्रियम्बल के बारे में आप उसको कहो कि हाँ प्रियम्बल सबको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब न्यायालय आपको कह सकते हैं कि हाँ प्रियम्बल पूरा याद करो, भाईचारे की भावना है वो ज़बरदस्ती बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। वह एक उद्देश्य दिया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसा करे। यानी बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, देश की एकता के बारे में सोचना तो सही है ना, ठीक है। तो ये फोर्सेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायालय कभी नहीं है इसमें नहीं बोल सकती कि हाँ आप इसको लागू कीजिए ऐसा। लेकिन प्रियम्बल में अगर छेड़छाड़ होता है, यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अपन देखते हैं अब शक्ति का स्रोत जो यहाँ पे था ना, यानी प्रस्तावना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देखिए हम भारत के लोगों का अर्थ है, प्रियम्बल सबसे पहले स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसमें है हम भारत के लोग का मतलब है कि भारतीय संविधान लोगों के द्वारा लोगों के लिए, यानी भारतीय संविधान जो है वह लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, यानी भारत की जनता के लिए बनाया गया है, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत, सॉरी यहाँ पे पेन टच नहीं हो पा रहा, ठीक है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। अब आपको कोई भी पूछे या आपसे कभी एग्जाम में या कुछ भी कभी भी आता है कुछ भी कि संविधान की शक्ति का स्रोत विधायिका है, न्यायपालिका है, या कुछ भी ऐसा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रस्तावना स्टार्ट होता है तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा या बनाया गया है, और भारत का जो संविधान है भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। यही प्रभुत्व संपन्न वाला सिस्टम, यही वाली बात है, ठीक है।
अब आगे अपन देखते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया, तो देख लिया आप क्वेश्चन कैसे टिकल करने हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अपन जब क्वेश्चन समझ नहीं आते या क्वेश्चन में जब हमें लगता है कि हाँ यार ये क्या दे दिए हुआ है, ये तो कुछ हमने देखा ही नहीं, तो आप ना ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है कहीं, तो आप उसको ना कोरिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन कंपोनेंट देखते हैं। अब अपन प्रीएम्बल के कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट में क्या है, देखिए, संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की शक्ति का स्रोत है कौन? भारत की जनता, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमने आपको पिछले लेक्चर में लोकतंत्र के बारे में बताया था, ठीक है, और गणराज्य शब्द भी हमने बताया था, ठीक है। और प्रभुत्व संपन्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी उस देश के हित के लिए डिसीजन लेने की जो शक्ति है, या जो डिसीजन लेने का जो उद्देश्य है, या आप यूँ कह लें कि डिसीजन जो लेगा उसके लिए वह स्वतंत्र है। यानी जो हमारी विधायिका है वह देश के हित के लिए, या न्यायपालिका है देश के हित के लिए, वह कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए वह मतलब क्या है कि स्वतंत्र है, ठीक है। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारी बातें आती हैं और वैसे आगे के चैप्टर में ना अपन इसको खास करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इन वर्ड को एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। पंथ निरपेक्ष तो यही होता है ना कि यानी जो सरकार है यानी राज्य है वह किसी भी धर्म विशेष को मतलब ज़्यादा करते हुए और किसी भी धर्म विशेष को पीछे खींचने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार क्या होगा इसमें, सरकार या हमारी विधायिका है, या मतलब सरकार के जो भी अंग हैं ये हमारे सभी धर्मों को इक्वल मानते हुए किसी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी धर्म को प्रमोट करेंगे और किसी भी धर्म को नीचा दिखाएंगे। ऐसा सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक है, यानी नहीं हमारे संविधान का उद्देश्य है, इसीलिए सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक है। समाजवादी का मतलब आप जानते ही हैं। अब देखो यार, छोटी छोटी बातें ना अगर आपको समझ नहीं आती है ना, तो या तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लिया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इन छोटी बातों के बारे में पता होगा। जैसे समाजवादी शब्द हो गया, अब इसमें लोकतंत्र के बारे में तो मैंने बता दिया। अब गणराज्य शब्द हो गया, तो गणराज्य शब्द क्या आपको पता नहीं होना चाहिए, होगा ही, ठीक है। और जो समझाने वाली बातें हो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए, संविधान का उद्देश्य है ये चार, देखो कौन है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, यानी बंधुत्व माने भाईचारा, उसके बाद समता यानी इक्वलिटी, सबके साथ इक्वल व्यवहार, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, कहीं भी जो फ्रीडम अपने को मिला हुआ है घूमने की, बोलने की, ये हो स्वतंत्रता जो भी है, ठीक है। न्याय यानी जस्टिस, जस्टिस क्या है कि सभी को इक्वल जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं के ठाकुर हैं और कोई कहीं का नीचे तबके का लोग है तो उसके साथ अलग और इसके साथ अलग व्यवहार, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको देखने को भी मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है, मुझे खुद पर्सनली देखने को मिला है कई बार कि ऐसा भेदभाव किया जाता है, लेकिन संविधान हमारी ऐसा भेदभाव नहीं करती हैं। वो कुछ लोग हैं ऐसे जो कर लेते हैं, खैर उनका तो अपन गिनती नहीं कर सकता, अपवाद तो हर जगह होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे कर देगा ये कि उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य में ये चार उद्देश्य हैं, जैसे देखो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, कि इन चार यानी ये जो चार हैं ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चार हैं ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान का उद्देश्य है, यानी प्रस्तावना का घटक है, लेकिन संविधान का उद्देश्य यही है कि सबको इक्वल न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सब में इक्वलिटी हो, बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना बढ़े। मतलब ऐसी अच्छी अच्छी मॉडल की बातें लिखी गई हैं, लेकिन यह नैतिक है। आपने भी देखा कि यह नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, फोर्सेबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती आपको पे थोप देगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नैतिक जिम्मेदारी की बंधुत्व की भावना को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नीचे जब प्रस्तावना में पढ़ रहा था उस समय आपको दिखाया कि उसमें लिखा रहता है कि एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को आज हमारा संविधान आत्मार्पित, अंगीकृत, यानी यही अंगीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो यही अंगीकरण किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। जैसे न्याय, अब पूछेगा कि न्याय की अवधारणा प्रस्तावना या संविधान में कहाँ से ली गई है, तो न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से ली गई है। न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से ली गई है, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति से ली गई है। यानी ये तीन शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से ली गई है, और न्याय शब्द रूस की क्रांति से ली गई है। तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी पे भरोसा नहीं, बीपीएससी पूछ सकता है, या यूपीएससी भी पूछ सकता है, इसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बीपीएससी खास करके पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं
प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, वाद यानी केस। ठीक है, अब प्रस्तावना पे कुछ केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको देखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन केसेस हैं। एक मिनट, मैं अपने थोड़े से फोटो को पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि बेरुवाड़ी संघ वाद 1960, बेरुवाड़ी केस एक होता है 1960 में, याद रखिएगा बेरुवाड़ी केस 1960 में होता है और यह प्रस्तावना पे इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी सब ये आप आगे भी देखोगे कि बार बार विधायिका और न्यायपालिका आपस में टकराती है, वह आपको आगे देखने को मिलेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे अपन लड़ते हैं ना भाई भाई, जैसे भाई भाई लड़ लिए या दोस्त यार हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फैमिली मेम्बर हैं, बगल के चाचा चाची या किसी से भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा ना यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी देखना आए, जैसे इंदिरा गांधी का टाइम आएगा तो उस समय क्या होगा कि न्यायपालिका और विधायिका आपस में टकराएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है कि बेरुवाड़ी संघ 1960 आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। जो संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संविधान में संशोधन क्यों करना? संविधान का भाग ही नहीं, संविधान में है ही नहीं तो उसमें संशोधन क्यों करना? यानी आप यूँ समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के तहत यानी उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको पेश किया गया था बाद में, ताकि ये मॉडल है, समरी है, ये मतलब संविधान का पार्ट नहीं है। संविधान तो हमारा बाद में बना है, इसको तो ऐसे लेकर ऐड कर दिए। ठीक है, तो बोला कि संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड केस आता है केशवानंद भारती केस। आप शायद इस केस के बारे में सुने होंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आपको बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार आगे भी आप देखेंगे। केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि इसमें मूल ढांचा, सबसे बड़ी बात है मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा लेकर सामने आता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सो मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहले ये पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना भैया संविधान का भाग है और आप इसमें संशोधन कर सकते हैं 368 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान का संशोधन है कि संविधान में संशोधन किस हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें दो तरह से संशोधन होता है। दो तरह से संशोधन कैसे? सबसे पहले विशेष बहुमत, दूसरा क्या होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य की सहमति भी जरूरी होती है। तो विशेष बहुमत में क्या होता है कि दोनों पार्टी के पहले टोटल मेंबर का बहुमत यानी 50% प्लस 1 तो होने ही चाहिए। उसके अलावा भी एक अलग क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ती है जिसमें ये होता है कि टोटल उपस्थित यानी मेंबर जितने भी उपस्थित हैं सदन में, उनके कुल मेंबर जो उपस्थित हैं और वोट करने वाले, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो वोट करने वाले नहीं होते, दूसरे सदन के भी आके बैठे होते हैं ना, तो वोट करने वाले नहीं होते, क्योंकि दूसरे सदन में कैसे वोट करेगा? कोई भी मेंबर तो अपने सदन में वोट करेगा ना। तो इसलिए तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले टोटल मेंबर का 2/3 यानी 2/3 यानी मान लो सपोज डैट यानी 100, मैं एक पेन यूज़ करता हूँ, ये देखो आप 100 टोटल मान लो मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 10 मेंबर बैठे हुए हैं, जैसे मान लो अटॉर्नी जनरल बैठे हुए हैं, यानी कैग बैठे हुए हैं, या संसद के द्वारा बुलाए गए कुछ मेहमान होते हैं, जैसे कि मान लो कोई विशेषज्ञ वगैरह हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ सदन में इनको बुलाना जरूरी है तो वो होते हैं। लेकिन जो लोग, याद रखिए, जो जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वोट करेगा, याद रखना है आपको। ठीक है, तो मान लो इसमें टोटल 60 लोग ही ऐसे हैं जो उपस्थित भी हैं और वोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस सदन के सदस्य हैं। अगर लोकसभा की ऐसी बात चल रही है तो लोकसभा के 60 लोग यानी 60 लोग ये ऐसे हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं और ये वोट कर सकते हैं। तो इसका 2/3 मान लो, इतना से दोनों सदन में पारित होना चाहिए। यही है विशेष बहुमत। ठीक है, और विशेष बहुमत के साथ जब आधे राज्य की सहमति की बात जब आती है तो वो क्यों आता है सो बताता हूँ। जब संविधान के यानी संघीय ढांचा में यानी स्ट्रक्चर में जो चेंज करने की बात आती है तो उस टाइम आधे राज्य की सहमति की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलो तो अपन यहाँ पे देखते हैं, वो तो आगे की बातें मैं पता नहीं कहाँ से ले आया इसको। ठीक है, तो आप देखिए केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना ठीक, केशवानंद भारती केस
1973 में प्रस्तावना संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। पहले क्या किया, 1960 में बेरुवाड़ी संघ में कहा कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अपने डिसीजन को फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट चेंज करता है कि हाँ, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के द्वारा विशेष बहुमत से। ठीक है, उसके बाद क्या है, LIC केस ऑफ इंडिया, इसमें 1995 में आता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा कहती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आपको याद होना चाहिए, आप याद रखिएगा इस बात को कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और उसी को रिपीट फिर LIC केस ऑफ इंडिया में करता है 1995 में। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं फिर से। आगे एक मिनट। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना से जुड़े कुछ मुख्य शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं, जैसे कि प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में स्वतंत्र हो, संप्रभु है। जैसे संप्रभु का मतलब मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊं तो संप्रभु का मतलब क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट मान लो कभी भी बाहर की कोई नीति है या देश के अंदर की कोई नीति है, उसको बनाने के लिए स्वतंत्र है, या उस नीति के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्र है, सॉरी स्लिप टंग गया। ठीक है, स्वतंत्र है, और कोई भी देश यानी किसी भी देश का इंडिया डोमिनियन नहीं है, इंडिया स्वतंत्र कंट्री है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत संप्रभु है, यह बाह्य और आंतरिक दोनों फैसले खुद ले सकता है। ठीक है, उसके बाद समाजवादी शब्द आपको पता ही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, जो आपने पहले देखा। अपना जो संविधान है मार्क्सवादी प्लस गांधीवादी, यानी जो समाजवाद के दोनों, ये जो दोनों थे मार्क्सवाद और गांधीवाद, ये दोनों कहीं से अगर देखें तो सूक्ष्म रूप से या यूँ देख ले कि मोटा मोटी तौर पे, तो इन दोनों का एक फोकस एरिया है समाजवाद, और समाजवाद में गांधीवाद की तरफ अधिक झुकाव है भारतीय संविधान का। ठीक है, अब गांधी जी का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो आप एक बार जाके मन हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो ना यार, उनका क्या था फिलॉसफी, जैसा कि इक्वलिटी हो, गरीबी नहीं हो। ठीक है, लोग अल्कोहल वगैरह ना कंज्यूम ना करे, पेय पदार्थ में जो नशीली पेय पदार्थ वगैरह हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, उस सब को ख़त्म कर दिया जाए, जिसको आप आगे देखते भी हैं कि बिहार में अल्कोहल को बैन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जो आज, मान लो लीडर लोग बना कैसे देता है, संविधान में एक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए कि एक मान लो MLA बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, या आपको इस सब्जेक्ट में आप मतलब एक विशेष डिग्री लेनी चाहिए। क्यों, आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि बिहार में जब शराब बंद हुई तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसे लीडर जो मतलब मान लीजिए, अब मैं आपको क्या बताऊँ, इतने तेज तर्रार लीडर जो हाई कोर्ट में ये मैटर लेकर पहुँच गए कि गवर्नमेंट शराब को बंद कैसे कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा था कि ये जो है आर्टिकल 47 कहता है, आप देखेंगे DPSP में आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो यानी राज्य के हित में शराब या नशीली वस्तु वगैरह को बैन कर सकती है, यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना वगैरह उसमें है। ठीक है, तो और नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि वो फोर्सेबल नहीं है, और उस पर राज्य मन हो तो नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की कि वो उस पर काम करे, तो राज्य करती भी है। तो बिहार में देखने को मिला जो शराबबंदी हुई। ठीक है, तो वो देख लो गांधीवादी, कहीं ना कहीं से गांधीवादी फिलॉसफी पे ही डिपेंड है। तो आप कभी पढ़ते तो कोरिलेट करके देखो ना, दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो पंथ निरपेक्ष के साथ ये भी 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा आधारभूत ढांचा का हिस्सा है पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि सरकार कभी भी किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देकर किसी एक धर्म को नीचे खींचने के या उसको कम करने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार के नज़र में सारे धर्म इक्वल हैं। हम लोग या कुछ ऐसे पॉलिटिशियन या लीडर्स हैं जो अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में या जाति पाति या कुछ भी जाति प्रथा को आज भी उठा के रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे देखते हो ना, हिंदू है, मुस्लिम है, बहुत सारे देखने को मिलता है। और इंडिया में खास करके और पाकिस्तान में भी आप देखोगे ये चीज़ आपको खास करके देखने को मिलेगा कि हिंदू को पाकिस्तान में आप देखना कि उनकी इतनी बदतर स्थिति है, जबकि इंडिया में तो मुस्लिम लोग हैं, बहुत फ्री हैं, है ना। इवन रहना भी चाहिए। अब देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और खुद भी यार एक मानवता होती है, ह्यूमैनिटी होती है। कास्ट धर्म जो है ना,
या पहले जब अपन एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या था, या मेडिएवल इंडिया में भी देखने को मिलता है यार, कास्ट आज आप सभी समझो, कास्ट जो है ना लोगों के काम के आधार पर मिलता था। कास्ट का नाम, जैसे लोहा का काम करने वाला लोहार कहलाता था और सोना का काम करने वाला सोनार कहलाता था। लेकिन अब सोनार का बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है तो वो सोनार कहाँ से रहा, लोहार का बेटा अगर कलेक्टर बन जाता तो लोहार कहाँ से रहा। तो देखो ये पुरानी धारणा है, लोगों का मानना है, अब मैं तो बस कह ही सकता हूँ। और अभी आप भी ये सब मानो कि देखो यार, हिंदू मुस्लिम ये जाति पाति, हिंदू में भी बहुत जाति जाति की बात होती है, मुस्लिम में भी बहुत जाति जाति की बात होती है, या सिख ईसाई जितने भी है यार, सबसे फर्स्ट ह्यूमैनिटी है ना। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, आप सभी मानव हो, आप सभी इंसान हो, ठीक है। यानी एक बड़े लोग ने कहा है कि अगर आपको किसी की खुशी देखकर खुशी हो और किसी का दुख देखकर आपको पीड़ा होती है तो आपने मानव जाति में जन्म लेकर कुछ बुरा नहीं किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बाइकआउट कीजिए। और आगे देखिए क्या है कि इसमें कहता है कि सकारात्मक पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्म इक्वल हैं। यहाँ इंडिया में क्या है कि सकारात्मक पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्म इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लोकतांत्रिक यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या क्या हैं, जैसे जनमत संग्रह, पहल, रिकॉल, लोकराय। जैसे अब मैंने आपको पहले बताया था डेमोक्रेसी, जब उस टाइम बता रहा था मैं अपने सेकेंड लेक्चर में जब बता रहा था डेमोक्रेसी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। यानी जो लोकतंत्र है यह दो तरह की है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, अगर इनकी सरकार भी बनाते हैं ये तो इनके पास कुछ अधिकार होता है, जैसे जनमत संग्रह यानी वहाँ की सरकार भी है, अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो लोगों की राय लेगी, लोक राय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनमत संग्रह लोगों का वोट होगा कि हाँ लोग इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे तो इस चीज़ को पास कर दिया जाएगा, नहीं समाज के हित की बात की जाती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही है, पहल है यानी उसके बाद रिकॉल है। रिकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग तो देखते हो ना कि किसी एमपी को एमएलए को आपने वोट कर दिया और आपको पहले लग रहा है कि बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब वो बन जाने के बाद उसके बाद कई कारनामे आपने सुने होंगे और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस फ्रेम हुए हैं, ठीक है। जिसमें दिल्ली विधानसभा की बात देख ले तो अब तो थोड़ा कम भी हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। और लोकसभा में देख लें आप, अदर स्टेट में देख लें कि कई एक ऐसे एमएलए और एमपी हैं जिन पे ऐसे केस दर्ज हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम हो चुके हैं। और फ्रेम कोई भी केस ऐसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में केस फ्रेम तब होता है कि जब पुलिस घटनास्थल पे जाती है, एविडेंस मिलता है और एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होने के बाद सबमिट हो जाता है। उसके बाद ठीक है, जब कोर्ट में जब प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट करती है कि हाँ यह जो है ना फ्रेम हो चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में यह केस आ चुका है, अब इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतनी लेट चलती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कानून मिलने की प्रक्रिया में देरी होती है। और संविधान में ये ऐसा ऐसा लूप होल है कि आपको 2 वर्ष या अधिक सज़ा होती है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होती है तो आप 6 वर्ष के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए अब निर्बाध्य हो जाते हो, लेकिन सज़ा इनको मिलती ही नहीं है। क्योंकि अब देखते हो कि पता चला कि हाँ इंसान मर गया और उसका केस पेंडिंग है, मरने के बाद पता चला कि हाँ अब उसका जो है कि रिकॉल किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है ना, ऐसा देखते हैं ना, ठीक है। तो कोई नहीं, ये तो सिस्टम की गलती है, संविधान की नहीं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनमत संग्रह का ऑप्शन होता है, ठीक है। पहल यानी स्टार्ट करने की कोई भी काम, जैसे कि उनका संविधान कैसा है, उनका संविधान ऐसा होता है कि मतलब वहाँ के लोग ही संविधान है, यूँ मान लिया आप, लोग संविधान है। डायरेक्ट लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वहाँ के लोग ही संविधान होते हैं, ठीक है। लोगों का राय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉल करने की व्यवस्था, जैसे अभी तो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो भी एमपी एमएलए हैं वो अगर बाद में आपको पता चलता है कि वो करप्शन में लिप्त हैं तो आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि आप उनको फिर से पोस्ट से हटा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि रिकॉल का ऑप्शन होता है कि अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपका जो चुना हुआ जो लीडर है जो बहुत ईमानदार था कभी, आज वह इस घटना में संलिप्त है और ये अच्छा काम नहीं कर रहा था, इसको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है, ठीक है, जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लोक राय एंड लोक राय इंपॉर्टेंट होता है, लोगों की राय इंपॉर्टेंट होती है किसी बिल या कोई भी मतलब यूँ मान लो डिसीजन में, ठीक है। उसके बाद गणराज्य, देखिए राजनीतिक गणराज्य ब्रिटेन में है और गणराज्य इंडिया और अमेरिका में है। देखिए
होता क्या है, राजनीतिक संप्रभुता, देखो होता क्या है, राजनीतिक गणराज्य क्या होता है कि राजनीतिक गणराज्य में क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति यानी संविधान की शक्ति का जो स्रोत होगा ना, वहाँ की संसद होगी, वहाँ की पार्लियामेंट होगी। तभी आप देखते हो कि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी संसदीय प्रणाली है, ठीक है। ब्रिटेन भी गणराज्य है, इंडिया भी गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन राजनीतिक गणराज्य है। राजनीतिक गणराज्य क्यों है? क्योंकि वहाँ जो संप्रभु है वो कौन है? वहाँ संप्रभु वहाँ का राजनीतिक यानी राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक यानी वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की संसद है, ठीक है। लेकिन इंडिया में यहाँ के लोग हैं, इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी है, सॉरी रिपब्लिक है, ये डायरेक्ट रिपब्लिक है, ठीक है। इसमें राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है ना। जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार है ना, तो राजनीतिक संप्रभुता यहाँ जनता में निहित होती है। उसके बाद न्याय की अब बात है, तो न्याय आप सबको बात पता है कि न्याय में इक्वलिटी की भावना रखी जाएगी, न्याय इक्वल होगा सबके साथ, ठीक है। कुछ अपवाद हैं तो आर्टिकल 14 में तो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार में। उसके बाद अपन देखते हैं समता यानी इक्वलिटी, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात है। तो इतने ही सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे प्रियम्बल में। जो संप्रभु है, तो संप्रभु मैंने आपको बता दिया कि बाहर और आंतरिक दोनों डिसीजन लेने के लिए इंडिया स्वतंत्र है, क्योंकि इंडिया किसी का डोमिनियन नहीं है, इंडिया खुद एक संप्रभु कंट्री है। इंडिया अपने बारे में अपना डिसीजन खुद ले सकता है। समाजवादी आएगा एक वर्ड, उसमें आप समाजवादी भी मैंने आपको समझा दिया कि 42वें संविधान संशोधन से अपनाया गया था। पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन से अपनाया गया था। और आपसे ये पूछे कि इंडिया का समाजवाद कैसा है, तो इंडिया का समाजवाद गांधीवाद की तरफ अधिक झुकाव है, मार्क्सवाद और गांधीवाद की तरफ अधिक झुकाव है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब आपको पता है कि इस देश यानी संविधान के नज़र में, यानी सरकार के नज़र में या संविधान के नज़र में आप यूँ कह लें तो सभी धर्म इक्वल है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगी। उसके बाद आपने देखा लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या है। जैसे जन्म संग्रह क्या होता है? जन्म संग्रह होता है जैसे लोगों की राय, लोगों से वोट करवाना। जैसे आप लोगों के बारे में कुछ अच्छा करने का डिसीजन ले रहे हो, लाइक अभी आप देख लें ये जो मोदी जी कृषि बिल लाए थे, तो उसमें अगर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता तो वहाँ पे जन्म संग्रह कराया जाता, और जन्म संग्रह कराया जाता तो ये बिल पास ही नहीं होती, यानी लोगों की राय मांगी जाती, लोग राय में अपना या वोट कराया जाता, लोग अपना वोट करते कि नहीं ये हमारे हित में नहीं है, तो अधिक लोग अगर 50% प्लस लोग अगर ऐसा करते तो ये बिल आता ही नहीं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का साधन है, इनडायरेक्ट का नहीं है। और भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट शासन नहीं करते, हम अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन हम अपने पे करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रस्तावना में। अब देखिएगा ये जो है ये तीन शब्द न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये 3 वर्ड आएंगे, और ये 3 वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं सो मैं बताता हूँ। हर एक पीसीएस अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख लेना, अपने नोट्स से अलग और अपने वीडियो से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप देखें कैसे। भारत के संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, यूँ कह ले भारत की प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह की न्याय 3 तरह की हो, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसमें धार्मिक दे दे या कुछ और ऐड करे तो आप कॉन्शियस रहिए कि भैया इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही है, उसके अलावा कुछ ना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता की बात है। फिर इसके बाद न्याय हो गया, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता कैसे 5 प्रकार की? देखो, विचार की स्वतंत्रता यानी विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने आप को कहीं प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास करने का। जैसे कि आपको विश्वास है गौतम बुद्ध में, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। मेरा अगर विश्वास है विवेकानंद में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सेम। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता। आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो मुस्लिम रहो, सिख रहो, तो कोई भी धर्म आप अपनाए हो तो उस धर्म को आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह आपकी फ्रीडम है, यानी आपका ये अधिकार है, आपकी राइट है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समता की बात है। समता 2 तरह की समता यानी इक्वलिटी, 2 तरह की इक्वलिटी होगी। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर में, जैसे कि ये अवसर का मतलब होता है जॉब। जॉब कहने का मतलब ये अपना ये यूपीएससी बीपीएससी ही सिर्फ नहीं, ये तो है ही, इसके अलावा भी जैसे जॉब में आ जाता है अवसर। कोई भी काम, जैसे गवर्नमेंट कोई
पैसे बांट रही है, सपोज दैट कोई मान लो सब्सिडी में दे रही है पैसे, तो गवर्नमेंट क्या होगी, ऐसा नहीं है कि बोलेगी कि नहीं नहीं अमुक अमुक व्यक्ति को दो और अमुक अमुक व्यक्ति को ना दो। किसी ऐसा नहीं है कि हाँ गांव के कुछ या शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका नेम और फेम बहुत हाई फाई है और गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा है तो सब्सिडी सिर्फ उसके लिए है, ऐसा नहीं है। ये अवसर जो होगा ना, ये अवसर सबके लिए सेम होगा। समता का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मतलब इक्वलिटी। खुद समझ लो यार, अब इतने तो समझदार आप लोग हो ही, एक्सपीरियंट हो तो समझदार तो हो गए ही, ठीक है। तो समता दो तरह की समता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय की बात है तो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि ये 3 जो है ना, 1 मिनट में दूसरा कलर चेंज कर लो क्योंकि कलर चेंज करने में मेरे को मज़ा आता है। देखो ये वाली है ना, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे कि कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता की बात संविधान में और अपने प्रस्तावना में की गई है, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तावना को कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में आपसे यूँ पूछ दे कि ये बताओ संविधान का दर्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो संविधान का दर्शन आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। दर्शन मतलब वही क्या कहते हैं यार, भूमिका मान लो, समरी, ठीक है। उसके बाद संविधान का सारांश क्या है, संविधान का सारांश भी प्रियम्बल ही है। पहचान पत्र आपको मैंने बताया है कि NA पालिका वाला, ये पालिकी वाला है, यहाँ पे मैं PDF में टिक कर दूंगा। तो पहचान पत्र, तो इन्होंने कहा NA पालिका वाला कौन थे, यह एक न्यायविद थे और संविधान विशेषज्ञ थे। इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वह भारत के संविधान का पहचान पत्र है, ठीक है। तो भारत के संविधान का पहचान पत्र भी इसको ही कहते हैं, प्रियम्बल को ही। निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी यानी की माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जैसे आपको पता है कि आपको एक वर्ड मिल गया, ठीक है, उस वर्ड को आपको डिफाइन करना, जैसे कि न्याय की बात आ गई, ठीक है। तो संविधान वेता ने क्या किया, न्याय को डिफाइन किया कि हम ए जैसे PT नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने न्याय को डिफाइन किया ना कि भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 ही न्याय की बात की गई। अब चौथा न्याय आप कहीं से घुसेड़ के ले आओगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम वाला क्या करता है, इन 3 की जगह कोई चौथा डाल देगा, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसके जगह एक और दूसरा ऐड कर देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका का मार्गदर्शक, न्यायपालिका का मार्गदर्शक। अब आपने देखा कि वाद्य योग्य तो है नहीं, न्यायालय द्वारा फोर्सेबल तो है नहीं, फिर मार्गदर्शक क्यों? मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि पथ प्रदर्शक, यानी आप एक चीज़ को बेस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी आप क्या है ना कि जैसे कि आपका उद्देश्य मान लो गांधीवाद है, तो जैसे मैं गांधीवाद को सपोज दैट मैं फॉलो करता हूँ, तो गांधीवाद ही मेरा मार्गदर्शन होगा, गांधी जी ही मेरे मार्गदर्शक होंगे और गांधी जी के पथ पे चलना मेरा कर्तव्य होगा। सेम लाइक न्यायपालिका है, तो मार्गदर्शक इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात यहीं पे की गई है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इन तीनों की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ एक स्वतंत्रता, अगर आप जेल में रहते हो, जेल में सपोज आप 2 महीने के लिए रहते हो, आपको लगती है ना कि कहाँ के आके बंद गया हूँ मैं, जबकि वहाँ पे आपको खाना भी मिलता है, सांस लेने की स्वतंत्रता है, सब कुछ है ना, लेकिन आपको सिर्फ बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो। या जेल जाना कोई नहीं चाहता यार, गवर्नमेंट फ्री में देती है तो आप हॉस्पिटल यूज़ करते हो, स्कूल यूज़ करते हो, लेकिन किसी ने सोचा है कि हाँ एक बार जेल यूज़ करके आओ? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता जो है ना बाधित होती है। स्वतंत्रता खत्म नहीं होती, स्वतंत्रता खत्म हो जाए तो आप खत्म ही हो जाओगे, स्वतंत्रता सिर्फ बाधित होती है तो आप परेशान हो जाते हो। तो यह तीनों इंपॉर्टेंट बात जो है ना, और न्याय सबके साथ इक्वल है, फिर भी आप जेल में परेशान हो, ठीक है। अब आप मेरे से ये भी कह सकते हैं कि सबके लिए इक्वल कैसे है किसी के साथ, तो भैया वो प्रशासन की कमी है, ठीक है, संविधान या कानून की कमी नहीं है। संविधान, अपना संविधान इतना बेस्ट है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपने संविधान जैसा दुनिया का किसी भी देश का संविधान नहीं है। चाहे इतना विस्तृत संविधान, इतना अच्छा संविधान आप इंडिया में, इंडिया के लोगों को क्या लगता है कि हाँ मैं फ्री नहीं हूँ, फ्रीडम नहीं है यहाँ, जबकि मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे बहुत लोगों को आप देखेंगे कि सिग्नल तोड़ देता है, कुछ भी तोड़ देता है ना, 50 रुपये 100 रुपये में लोग मैनेज कर लेते, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आपके घर पे जैसे बिजली बिल आता है ना, वैसे बिल आ जाएगा आपके घर पे, क्योंकि क्या होता है कि रोडों पे स्कैनर लगी होती है,
तो आप जाओगे गाड़ी लेकर तो आपका चेसिस नंबर उसमें स्कैन कर लिया जाएगा, और आगे भी कैमरा होता है जो आपके नंबर को स्कैन करके आपके नंबर पे जैसे कुरियर पहुंचता है वैसे फाइन शर्ट पहुंच जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं करूंगा, तो आपके पासपोर्ट नंबर पे वो ऐड रहता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे आएंगे और आप पे कोई ड्यू है उस कंट्री का, तो आप उसको पे बिना किए आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये तो अलग की बातें हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इन अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा प्रियम्बल आज हो जाता है ख़त्म। आप प्रियम्बल को याद कीजिएगा, इसमें जितने भी वर्ड मैंने बताए आपको, जितने भी इंडिकेट किए, आप उस सबको एक नहीं 10 बार आप उसको पढ़िए, नोट्स में पढ़िए, वीडियो 1 या 2 बार देखिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स में कहीं समझ नहीं आता, फिर वीडियो उठाइए वहाँ से देखिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप सोचो, मैं इसको पढ़ा सकता था बोर्ड पे, पीछे बोर्ड दिख रही ना आपको, ये रही, मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती कि मैं इतने चीज़ों को लिखता, फिर आप उसको लिखते, है ना। तो बात क्या है कि वहाँ पे मेरा भी टाइम वेस्ट होता, आपका भी टाइम वेस्ट होता, है ना। तो इसलिए ज़्यादा झंझट ना करते हुए मैंने आपको और PDF भी अवेलेबल करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से भी कोई इशू होगी नहीं। आप उसको बस डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करवाएं, आप उसको पढ़ें, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह तो मैं ले नहीं रहा आप लोग से, तो सिर्फ उतना आप कर लें। और वीडियोस को आप शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आपको लगते हैं कि हाँ उनको ज़रूरत है पढ़ने की, तो आप उनको शेयर करें, ठीक है। और सबसे पहले आप खुद देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ क्या हमने कुछ इंपॉर्टेंट है वो छोड़ा है। अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ा है तो आप उसको कमेंट में आके बताएं, हम उसको ऐड दोबारा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गलती जो है इंसान से होती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी उस मक्खी की तरह जो सारी खूबसूरत जिस्म को छोड़ के घाव पे आके बैठ जाती है, ठीक है। तो उसकी तरह ना बनिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं और सर को कुछ और बताना चाहिए और ये चीज़ छूट गया है, तो आप उसको कमेंट में उसको ऐड कीजिए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको दिखाऊंगा और उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। या आपकी कोई डाउट होगी तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ठीक है।